डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद स्थिति सामान्य, लेकिन तनाव कायम। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। एसपी आपने ब्रीफ कर। कोलकाता में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। जमीयत ने कहा आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि फिर घिरे विवादों में। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस का हमला, कम से कम 21 की मौत। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। वक्फ कानूनों को लेकर बंगाल के कई जिलों में हिंसा से अब तक 3 की मौत, 15 पुलिसकर्मी घायल। दहशत में मुर्शिदाबाद के धुलियान से 500 से ज्यादा लोगों ने किया पलायन। मालदा के स्कूल में ली शरण, जहर देकर मारने का लगाया आरोप। मुंबई हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा की आवाज का सैंपल लेगी एनआईए। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 21 लोगों की मौत, सड़क पर बिखरी लाशें। लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी। और देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट, राजस्थान में 2 की मौत। एमपी, यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीटवेव की चेतावनी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध थम नहीं रहा है। कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के बाद स्थिति वहां अब सामान्य बताई जा रही है, लेकिन विरोध और हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें वक्फ कानून के बारे में बताया जाएगा कि यह मुस्लिमों के हक में क्यों नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। 10 अप्रैल से ही जारी हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई और कई घायल हो गए। हालांकि सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त जिले मुर्शिदाबाद समेत सभी जगह पर हालात अब सामान्य हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने बताया कि हालात नियंत्रण में हैं। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। एसपी आपने ब्रीफ कर। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है और दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में कई हिंदू परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से ऐसी खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को कोलकाता में सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में आगामी 19 मार्च को एक बड़ी जनसभा करने की घोषणा की है, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों को भी बुलाया गया है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे। जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी कहते हैं, लोगों का इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वो वक्फ कानून को यहाँ लागू नहीं करेंगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि ये केंद्रीय कानून है, राज्यों को इसे लागू ही करना होगा। It is a central law and whatever so far is done, that is done as per the 2013 Act. विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता।
डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि आजकल चर्चा में बने हुए हैं। राज्य सरकार के साथ उनके विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही उन पर बेहद तल्ख टिप्पणी की थी और उनके कृत्य को अवैध और संवैधानिक बताया था। उसके बाद चर्चा हो रही थी कि शायद इस टिप्पणी के मद्देनजर गवर्नर रवि इस्तीफा दे दें, लेकिन आज मदुरई में उन्होंने फिर कुछ ऐसा किया जिस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। ये नारेबाजी किसी मंदिर या किसी राजनीतिक सभा में नहीं, बल्कि मदुरै के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में हो रही है। नारा लगवाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, जो इस कॉलेज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। रवि ने छात्रों से भी नारे लगवाए और कहा कि ये भगवान श्री राम के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। Let us pay tribute to Kamba by paying tribute to the one he was a great devotee of, प्रभु श्री राम। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे ही निशाने पर थे। उन्होंने जिन 10 विधेयकों को लटका कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो विधेयक बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही कानून बन गए और अब गवर्नर रवि के इस तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उनका ये कृत्य संविधान का उल्लंघन है, इसलिए उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK पार्टी के प्रवक्ता S धरणीधरन कहते हैं कि गवर्नर रवि एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो किसी धार्मिक नेता की तरह बोल रही हैं। वो RSS और BJP के प्रचार मास्टर बन गए हैं। The Governor RN Ravi should understand this is a secular country. To make students of a private engineering college. तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि इससे पहले भी विवादों में रही हैं। जनवरी 2023 में तमिलनाडु विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्य सरकार के भाषण को पढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था और सदन से वॉकआउट कर गई थी। इस घटना को मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन बताया था। यही नहीं, 6 जनवरी 2024 को राज्यपाल ने सत्र की शुरुआत में सरकार के अभिभाषण के कुछ हिस्सों को नैतिक और तथ्यात्मक आधार पर अस्वीकार करते हुए भाषण पूरा नहीं किया और सदन से वॉकआउट कर गए थे। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। DB लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी पर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मिसाइल हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में रूस की यात्रा की है। यूक्रेन का सूमी शहर रूस की सीमा के करीब है और पिछले कुछ हफ्तों से इस शहर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। यूक्रेन के गृह मंत्री और वहां की सरकारी आपातकालीन सेवा ने जानकारी दी है कि रूस के इस ताजा हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 83 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री के मुताबिक इन हमलों में कुछ लोगों की मौत बीच सड़क पर हुई तो कुछ की कारों में और कुछ सार्वजनिक परिवहन में इसके शिकार हुए। सूमी पर यह हमला तब हुआ है जब 2 दिन पहले ही अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध खत्म करने के संबंध में मुलाकात हुई थी। 2 दिन पहले विटकॉफ ने सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ घंटों लंबी बातचीत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस से युद्ध खत्म करने का आग्रह कर चुके हैं। बावजूद इसके रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका से इस हमले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की मिसाइलों ने एक साधारण शहर की सड़क, लोगों के घरों, शैक्षणिक संस्थानों और सड़क पर कारों को निशाना बनाया है और ये हमला उस दिन हुआ जब लोग चर्च जाते हैं। Зеленський का कहना था, окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. यहाँ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया में हर कोई इस युद्ध और हत्याओं का अंत चाहता है। रूस बिल्कुल इसी तरह का आतंक चाहता है और इस युद्ध को खींच रहा है। दबाव डाले बिना शांति असंभव है। बातचीत से बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई बमों पर कभी रोक नहीं लगी है। सूमी में स्थानीय अधिकारियों ने सड़क पर बिखरी लाशों और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागते, कारों में आग लगने और फर्श पर पड़े घायल नागरिकों के फुटेज जारी किए हैं।
कुछ दिन के युद्ध विराम के बाद रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। बावजूद इसके कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इसे खत्म कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन में पागलों की तरह बमबारी करने के लिए रूस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से गुस्सा जाहिर किया था और 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया था। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। और इस बीच हमास ने दावा किया है कि इस्राएली हमले में गजा में मुख्य मेडिकल फैसिलिटी के इंटेंसिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट को नष्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में मिसाइल हमले के बाद गजा पट्टी के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल से बड़ी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ मरीज सहित कई लोग घटनास्थल से भागते नजर आ रहे हैं। हमास ने इस हमले को एक भयानक अपराध कहा है। गजा में इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से ही युद्ध जारी है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। T20 क्रिकेट में तो बल्लेबाजों का ही दबदबा दिखाई देता है। गेंदबाज सिर्फ मार खाने से बचते दिखते हैं, लेकिन आईसीसी के नियमों के चलते वनडे क्रिकेट में भी गेंदबाजों की जमकर पिटाई होने लगी है। दरअसल आईसीसी ने करीब 10 साल पहले 50 ओवरों के फॉर्मेट में 2 गेंद का इस्तेमाल शुरू किया था। तभी से तेज और स्पिनर दोनों ही गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 2 गेंदों के इस्तेमाल के चलते गेंद की चमक बनी रहती है। अंतिम ओवरों में तेज गेंदबाज ना तो रिवर्स स्विंग करा पाते हैं और ना ही स्पिनरों को गेंद के पुराने होने पर जो फायदा मिलता था वो मिल पा रहा है। इसी के चलते अब आईसीसी इस नियम में बदलाव कर सकती है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने वनडे में 1 गेंद के इस्तेमाल की सिफारिश की है। इस सिफारिश को आईसीसी के निदेशक बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी रह गया है। आईसीसी बोर्ड हरारे में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है और कभी भी इस पर अपना फैसला सुना सकता है। अभी वनडे में अगर मुकाबला डे नाइट है तो 2 नई सफेद कूकाबूरा गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है और मुकाबला दिन का है तो लाल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। गेंदबाजों के लिए प्रत्येक छोर से अलग अलग नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम 10 ओवरों में भी फील्डिंग की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। अब 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 फील्डर होते हैं, जिस कारण बल्लेबाज लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी 2 गेंद के नियमों पर कई बार आपत्ति जताई थी। ऐसे में अब जल्दी ही वनडे क्रिकेट में 2 गेंदों की जगह 1 गेंद का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। यानी एक बार फिर से रिवर्स स्विंग वनडे क्रिकेट पर देखने को मिल सकती है। आईसीसी के मेंबर्स ने यह भी कहा है कि इस बार 3 नियमों में बदलाव पर चर्चा होनी है। 1 दिवसीय क्रिकेट में 1 गेंद के इस्तेमाल के साथ ही टेस्ट मैच में ओवर रेट की जांच के लिए क्लॉक टाइमर का उपयोग और अंडर 19 पुरुष विश्व कप को 50 ओवर से T20 में बदलने पर चर्चा होगी और संभावना है कि तीनों ही बदलावों को मंजूरी दे दी जाएगी। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। साहित्य और सिनेमा की 2 अहम शख्सियतों ने अपने क्षेत्र में कमाल का काम किया है और ये दोनों ही शख्सियतों के लिए आज का दिन अहम है। व्यंग्य की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर केपी सक्सेना आज ही के दिन जन्मे थे, तो हिंदी सिनेमा को अपने सार्थक और असरदार अभिनय से एक नई ऊंचाई देने वाले बलराज साहनी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। इन दोनों किरदारों को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। चाहे व्यंग्य की दुनिया हो या सिनेमा का संसार, दोनों ही जगह दर्शकों और श्रोताओं को अपनी विधा से चमत्कृत करने वाले केपी सक्सेना को आज बेशक लोग याद ना करें, लेकिन उनके चुटीले व्यंग्य और असरदार अंदाज लोगों को गुदगुदाने के साथ ही व्यवस्था पर करीब 5 दशक तक तीखे प्रहार करते रहे। लखनऊ में रहकर केपी सक्सेना ने अपने खास अंदाज से लोगों को गुदगुदाया भी और सचेत भी किया। 13 अप्रैल 1932 को वे बरेली में पैदा हुए। पिता 9 साल की उम्र में गुजर गए तो मामा के घर लखनऊ में पढ़े लिखे, हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे, बॉटनी की कई किताबें लिखी, टॉपर रहे और फिर अखबार में कहानियां लिखने लगे। व्यंग्य लेखन की शुरुआत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कहने पर हुई, फिर परसाई जी ने उनकी हौसला अफजाई की। लखनऊ आकाशवाणी से लेकर दूरदर्शन तक कई रेडियो नाटक और धारावाहिक लिखे। बीवी नातियों वाली खासा चर्चित सीरियल उनका था, जो पहला सोप ओपेरा माना गया। बाद में लगान, जोधा अकबर, स्वदेश जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने संवाद भी लिखे। मंच पर केपी सक्सेना का जाना श्रोताओं के लिए एक गुदगुदाने वाला अनुभव होता था। केपी सक्सेना कहते थे
मेरे पिताजी एक रियासत में दीवान थे, माँ वहीं रहती थी, वो कस्बे की रियासत थी, शिक्षा वगैरह की कोई वहाँ सुविधा नहीं थी। और मैं बरेली नगर में अपने मामा और मामी और नानी के साथ रहता था और मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बरेली में ही हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी माँ से और अपने पिता से बहुत दूर रहा। मैं 8 वर्ष का था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। फिर एक संघर्ष में जीवन मेरा माँ के साथ चला। किन संघर्षों ने सामना किया है, माँ ने कैसे मुझे पढ़ाया है। किराए के मकान में एक कमरे के रहते थे और लेकिन माँ ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पिता नहीं। केपी सक्सेना का अपना दौर था और इनसे भी पुराना एक और दौर था बलराज साहनी का। बलराज साहब 1 मई 1913 को रावलपिंडी में पैदा हुए। पिता कारोबारी थे, लेकिन बलराज की दिलचस्पी साहित्य और रंगमंच में ज्यादा थी। आजादी आंदोलन का असर उन पर था। गांधी जी से लेकर भगत सिंह से प्रभावित थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर जबरदस्त पकड़। बचपन से ही आवाज में दम और बोलने की कला में माहिर। गांधी जी के कहने पर बीबीसी लंदन में बतौर अनाउंसर और न्यूज रीडर करीब 5 साल नौकरी की, लेकिन 1943 में भारत लौटे तो इप्टा से जुड़ गए। खूब क्रांतिकारी नाटक किए। प्रगतिशील आंदोलन का असर तो था ही, वैचारिक प्रतिबद्धता भी थी, लेकिन जुनून अभिनय का था तो फिल्मों में मौका मिल गया। पहली फिल्म इंसाफ मिली 1946 में। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल और दूर चले में नजर आए। 1953 में बलराज साहनी ने बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन में काम किया। इस फिल्म से उन्हें काफी शोहरत मिली। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। बलराज साहनी की दूसरी मशहूर फिल्मों में काबुलीवाला और वक्त है। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। करीब 100 फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाले बलराज साहनी की आखिरी फिल्म थी गर्म हवा। बेशक आज सिनेमा का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन आज भी बलराज साहनी की वैचारिक प्रतिबद्धता की मिसाल दी जाती है। अभिनय के साथ साथ बलराज साहनी ने कई किताबें भी लिखी और 13 अप्रैल 1973 को उनका निधन हो गया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।